हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर नंबर 7। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे केजी इक्वेशन इन ई एम फील्ड। तो ईएम फील्ड तो आप सब जानते होंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो केजी इक्वेशन ईएम फील्ड में कैसे बिहेव कर रहा है, उसका क्या क्या शो कर रहा है, ये सब हम देखेंगे आज के इस लेक्चर में। तो ये लेक्चर दो पार्ट्स में आएंगे। पार्ट वन में हम थ्योरेटिकल एस्पेक्ट डिस्कस करेंगे। थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स में क्या डिस्कस करेंगे कि ये जो हम केजी इक्वेशन ईएम फील्ड में ले रहे हैं, इसकी जरूरत क्या है, व्हाई दिस नेसेसरी। ठीक है। दूसरा डिस्कस करेंगे इसमें कि इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, कि ये जो ईएम फील्ड हम केजी इक्वेशन में इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, वो फिजिक्स उसके बिहाइंड का फिजिक्स क्या है, वो फिजिकली हमको क्या बताना चाह रहा है कि ये जो इक्वेशन है क्या। दूसरे पार्ट में हम क्या करेंगे, हम मैथमेटिकल डेरिवेशन शो करेंगे, पूरा फॉर्मेलिज्म देखेंगे। ठीक है। शायद वो थोड़ा लंबा होगा, ये लेक्चर थोड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन मैथमेटिकल बात बहुत लंबा होगा। ठीक है, बहुत मतलब अकॉर्डिंग टू पार्ट वन थोड़ा लॉन्ग हो सकता है। ठीक है, दो पार्ट्स में देखेंगे। तो शुरू करते हैं कि देखो, केजी इक्वेशन तुम्हारा क्या बोल रहा था कि केजी इक्वेशन डिस्क्राइब्स द स्पिन जीरो पार्टिकल्स। केजी इक्वेशन क्या बोल रहा था, केजी इक्वेशन बोल रहा था इट, सॉरी केजी इक्वेशन लिख देता हूँ। केजी इक्वेशन क्या बोल रहा था, केजी इक्वेशन describes the spin zero particles, मतलब वो पार्टिकल्स का बिहेवियर वो दिखा रहा। ठीक है। तो जब हम ईएम फील्ड को इनकॉर्पोरेट करेंगे, व्हेन व्हेन वी यूज द ईएम फील्ड, तो हमारा जो केजी इक्वेशन है वो स्पिन जीरो पार्टिकल का बिहेवियर डिस्क्राइब करेगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ईएम फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस के अंदर अगर पार्टिकल, अगर मतलब समझो कि एक पार्टिकल है वो हाई वेलोसिटी में मूव कर रहा था, हमने इसमें क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स गिवन किया। तो जब इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स गिवन किया, पार्टिकल हाई स्पीड में है, तो इसमें केजी इक्वेशन कैसे एक्सप्लेन कर रहा है पार्टिकल का बिहेवियर, पार्टिकल मतलब स्पिन जीरो पार्टिकल, स्पिन जीरो पार्टिकल का बिहेवियर कैसे डिस्क्राइब कर रहा है उसको हम देखेंगे। when you use EM field, kg equation in EM field, kg equation in EM field describe the behavior, describe the behavior of spin zero particle, of spin zero particle under the influence of EM forces at high speed. Under the influence of EM forces at high speed. ठीक है। इसी के साथ साथ और क्या बताएगा, जब हमारा स्पिन जीरो पार्टिकल इंटरेक्ट करेगा ईएम फील्ड के साथ, तो हमारा ये क्या बताएगा कि जब हमारा स्पिन जीरो पार्टिकल जो पार्टिकल था ये ईएम फील्ड में इंटरेक्ट करेगा, ईएम फील्ड जब ये ईएम फील्ड में इंटरेक्ट करेगा, तो ईएम केजी इक्वेशन ईएम फील्ड को ऐसे इंक्लूड करेगा जैसे कि स्पेशल थ्योरी रिलेटिविटी के कॉन्सेप्ट में और गॉस इनवेरियंस के कॉन्सेप्ट में ये जो सारा इक्वेशन है ये कंसिस्टेंट रहे, मतलब वो करेगा अपने जो प्रॉपर्टीज को शो कर रहा था उसको स्टेबल रखने की कोशिश करेगा। इन विच कंडीशन, इन गॉस गॉस इनवेरियंस एंड रिलेटिविस्टिक एस्पेक्ट्स में अपने जो जो प्रेडिक्शन उसने दिए थे उसको स्टेबल रखने की कोशिश करेगा। तो लिख लो इसको, when particle interact with EM field, when particles
interact with EM field, KG equation modified to include the field, ensuring that ensuring that the equation remain consistent with special theory relativity, STR लिख लेता हूँ, special theory relativity and EM Gauss invariance. ठीक है, EM Gauss invariance. देखो, जब बात हो ही रही है EM फील्ड की, EM फील्ड की, तो इसमें आएंगे पोटेंशियल्स. इसमें आएंगे क्या? पोटेंशियल्स. एक आएगा स्केलर पोटेंशियल्स, जैसे CA स्केलर पोटेंशियल्स, और एक आएगा वेक्टर पोटेंशियल्स. ठीक है, तो जब EM फील्ड को हम डिस्क्राइब करेंगे, इसमें दो पोटेंशियल्स आएंगे, स्केलर पोटेंशियल फाई और वेक्टर पोटेंशियल ए. तो जो स्केलर पोटेंशियल है, स्केलर पोटेंशियल्स हमको क्या शो कर रहा है? ये हमको शो कर रहा है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल. हमको क्या शो कर रहा है? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल. ये क्या शो कर रहा है? मैग्नेटिक पोटेंशियल. ठीक है, तो जब हम इन दो पोटेंशियल्स को इंक्लूड करेंगे, when we include this potential in kg equation, so ये क्या डिस्क्राइब करेगा ना? ये डिस्क्राइब करेगा कि तुम्हारा पार्टिकल इन दोनों पोटेंशियल में अफेक्ट होके कैसे रिएक्ट करता है, मतलब उनका बिहेवियर कैसे चेंज होता है या फिर रिमेन सेम होता है, क्या क्या होता है, वो केजी इक्वेशन यहाँ पे एक्सप्लेन करेगा. द केजी इक्वेशन डिस्क्राइब्स हाउ चार्ज पार्टिकल affected by both electric and magnetic field. ठीक है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. जहां पे बात आई इन दोनों को इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड में बिहेवियर देखने की, तो एक बार ध्यान रख लो, दिस इज वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग्स, दिस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, दिस इज टू कॉम्प्लिकेटेड. ऐसा नहीं कि सॉल्व नहीं हो सकता, सॉल्व हो रहा है, लेकिन ये हमको क्या बोलेगा कि ये हमको बोल रहा है, देखो अब तक तुम्हारा पार्टिकल स्टेडी था या फिर एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में था, हाई स्पीड में जा रहा है, तो लगभग मान के चलो कि वो मूव नहीं कर रहा, उसका मूवमेंट सेम है, क्योंकि वो एक फिक्स्ड वेलोसिटी में, मतलब हाई स्पीड में फिक्स वेलोसिटी में जा रहा था. लेकिन यहाँ जब हमने पोटेंशियल्स को इनकॉर्पोरेट किया अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, तो हम क्या बोल सकते हैं? तो ये हमको पार्टिकल डायनामिक्स में बारे में बताएगा. इन EM field it shows complicated. Why? Because it shows us the particle dynamics in EM field. ठीक है, कि पार्टिकल के डायनामिक्स क्या है. देखो, पहले मैं एक वर्ड लिखा था गॉस इनवेरियंस, तो उसका इफेक्ट देखते हैं कि गॉस इनवेरियंस क्या होता है, वो क्यों इनकॉर्पोरेट करेंगे हम. देखो, लिख लो, फिर मैं तुमको समझाता हूँ. देखो, ये बोल रहा है कि तुम्हारा जो केजी इक्वेशन है इन EM फील्ड, वो गॉस इनवेरियंस को रेस्पेक्ट करता है, मतलब उसके रेस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा, और ये एक फिजिकल ऑब्जर्वेबल की तरह काम कर रहा है अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल. जब हम पोटेंशियल को ट्रांसफर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल को ट्रांसफर कर रहे हैं,
तो तुम्हारा जो केजी इक्वेशन है गॉस इनवेरियंस के अंदर कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, मतलब चेंज नहीं हो रहा का क्या मतलब वो प्रिटेंड कर रहा है कि वो सेम है, थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है लेकिन वो सेम रह रहा है। तो ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, लिख लो फिर गॉस इनवेरियंस का इफेक्ट है वो क्यों आ रहा है उसको थोड़ा देखेंगे। द केजी इक्वेशन the kg equation in an em field respects was invariance, इसको अंडरलाइन कर लो। क्यों ये लिखा गया है इसको मैं समझाऊंगा बाद में। which is a fundamental principle in quantum mechanics as well as quantum field theory. Quantum mechanics and quantum field theory. Yeah. Gauss invariance implies that the physical observable change under transformation of the EM potential. Change under the transformation of EM potential. ठीक है, इससे आगे जाने से पहले एक बात मैंने यहाँ अंडरलाइन करने को बोला था, रेस्पेक्ट्स गॉस इनवेरियंस, इसका मतलब समझ लो। रेस्पेक्ट गॉस, ये क्या बोल रहा कि रेस्पेक्ट गॉस इनवेरियंस का मतलब क्या है, वो क्या बोला कि ये बोला कि केजी इक्वेशन एंड ईएम फील्ड रेस्पेक्ट्स गॉस इनवेरियंस व्हिच इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल इन क्वांटम मैकेनिक्स एंड एज वेल एज क्वांटम फील्ड थ्योरी। इसका मतलब क्या हो गया, that is when EM field is incorporated, the KG equation remain unchanged in its physical predictions under the certain transformation of the EM potential। मतलब देखो, जब भी हम गॉस ट्रांसफॉर्मेशन ले रहे होंगे, ईएम जो हमारा जो केजी इक्वेशन ने जो जो प्रिडिक्शंस किए थे वो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद भी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल के यूज के बाद भी वो सेम ही रहेंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, ये क्या शो कर रहा है, इट शोस द केजी इक्वेशन equation unchanged physical predictions under a certain transformation, under a certain transformation of the EM potential of the EM potential। ठीक है, इसको ध्यान से दिमाग में घुसा लेना कि गॉस इनवेरियंस क्यों यूज होता है। एक एक मार्क का, दो दो मार्क का क्वेश्चन आ जाता है, नेट में नहीं आता, लेकिन तुम्हारा जो वो एग्जाम है, सेमिस्टर एग्जाम में ये आ लेता है। मैक्सिमम यूनिवर्सिटी पूछ लेते हैं क्योंकि हम गॉस इनवेरियंस क्यों यूज करते हैं, इसीलिए यूज करते हैं। ठीक है, तो ये जो गॉस इनवेरियंस है ये क्या है, व्हाट इज गॉस, देखो जब इनवेरियंस बोल रहा हूँ, गॉस इनवेरियंस बोल रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है ये एक मैथमेटिकल फॉर्मूला होगा।
ठीक है, लेकिन वही तो है, लेकिन ये रेफर क्या कर रहा है, मतलब ये बोल क्या रहा है, मतलब गॉस इनवेरियंस चीज क्या है, उसको तो समझेंगे ना हम कि आखिर गॉस इनवेरियंस एक चीज क्या है। वो हमारे पार्टिकल को या हमको एक फ्रीडम देता है कि हम स्केलर और वेक्टर पोटेंशियल में हम अपने हिसाब से कुछ चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अपने हिसाब से चेंज करने का फ्रीडम प्रोवाइड कर रहा है ये गॉस इनवेरियंस, मतलब गॉस इनवेरियंस मीन्स फ्रीडम। इस बात का फ्रीडम है भाई, फ्रीडम है चेंज करने का। when when the electromagnetic field is incorporated, लेकिन कंडीशन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, तुम अपने हिसाब से चेंज भी कर लोगे पोटेंशियल को इंक्लूड करके, पर तुम वो जो एक्चुअल इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड है उसके साथ छेड़खानी नहीं कर सकते, ठीक है। इसको लिख लो, तो द गॉस इनवेरियंस, Gauss invariance refers to the freedom to change scalar and vector potential, स्केलर एंड वेक्टर पोटेंशियल को फ्रीडम दे रहा है कि वो चेंज हो सकते हैं when it associated with EM फील्ड। जो EM फील्ड में तुम्हारा स्केलर और वेक्टर पोटेंशियल है वो चेंज हो सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है, विदाउट चेंज इन द एक्चुअल इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तुम अपने हिसाब से चेंज तो कर सकते हो पोटेंशियल्स को, लेकिन तुम वो जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको तो चेंज नहीं कर सकते ना। तो उसको लिखेंगे कैसे, फाई जो हमारा स्केलर था उसको, क्या स्केलर पोटेंशियल था उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, फाई डैश से। ए जो तुम्हारा था वेक्टर पोटेंशियल उसको रिप्रेजेंट करके ए डैश से। वो चेंज कैसे होगा, फाई माइनस दो बाई दो टी, ये हो जाएगा ए प्लस ग्रेड। तो ये जो सिंबल मैं लिख रहा हूं ये आखिर है क्या, ये जो सिंबल है, इट इज एनी स्मूथ फंक्शन इन स्पेस एंड टाइम, इन स्पेस एंड टाइम, ठीक है। तो देखो, गॉस इन्वर्स तो हमने ले लिया, ये दोनों को भी ट्रांसफॉर्म कर लिया, तो गॉस इन्वर्स ने इम्पोर्टेंट क्यों है, ये तो क्वेश्चन सवाल आ रहा होगा ना। why it is necessary, why it is important, कि इतना गॉस इन्वर्स इंपॉर्टेंट क्यों है भाई, पोटेंशियल तो था, पोटेंशियल से काम चल रहा था। हाँ तुमने बोला कुछ दिक्कतें आएंगी तो लो, तुम्हारे हिसाब से चेंज भी कर लिया, क्योंकि बोल रहा है कि गॉस इन्वर्स को फ्रीडम दे रहा है, अगर दे रहा है तो इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करें, करेंगे हम, चेंज तो कर लिए। लेकिन इसका जरूरत क्या है, अपने हिसाब से तो करेंगे ना, उसका जरूरत क्या है, क्योंकि ये तुमको सिमेट्री प्रोवाइड करता है, ठीक है। कौन सा सिमेट्री, सिमेट्री प्रोवाइड करता है उस, मतलब देखो, तुम्हारा केजी क्वेश्चन था, तुमने उसमें पोटेंशियल इनकॉर्पोरेट किया, क्यों पोटेंशियल है ना, तुमने ईएम फील्ड डाल दिया। जब तुम ईएम फील्ड डाल दिए, वो कहीं ना कहीं अपने बिहेवियर को तो चेंज करेगा ना। लेकिन यहाँ पे वो क्या बोल रहा है ना, तुमको जो फिजिकल लॉस, लॉस मतलब एलओएसएस नहीं, एलएडब्ल्यूएस मतलब नियम, तुमको जो फिजिकल के नियम, फिजिक्स के नियम जो पहले मिल रहे थे वो गॉस ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा अनअफेक्टेड रहेगा, मतलब तुम्हें प्रोवाइड सिमेट्री करेगा। मतलब समझ लो, पहले तुम्हारा एक कुछ था, तुमने कुछ पोटेंशियल दिया तो तुमको ये आ गया, अब तुमने पोटेंशियल जब को चेंज किया, ये जैसे कि तैसा रहेगा, उसके साथ साथ कुछ थोड़ा आगा पीछे तुम देखोगे, लेकिन तुम्हारा जो ओरिजिनल फॉर्म था वो जैसे का तैसा ही रहेगा, तुम्हारा पहले का फिजिकल नियम कुछ भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो उसको लिख लेते हैं, व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट, it is a fundamental symmetric principle. It is a fundamental symmetry
प्रिंसिपल जो जो बोला वही लिखेंगे। फिजिकल लॉस unaffected by the Gauss transformation because they don't alter, they don't alter actual measurable quantities, measurable quantities like electric and magnetic. Okay. तो जब हम इसका यूज करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? तब हमको एक तब क्या होगा ना, जब हम गॉस इन्वेरिएंस यूज करेंगे किसमें? केजी इक्वेशन। केजी इक्वेशन में सो ये क्या करेगा? सो ये मतलब ये ऐसे एडजस्ट करेगा खुद को, केजी इक्वेशन ऐसे एडजस्ट करेगा अपने इंटरेक्शन को, ये फील्ड को। दैट्स व्हाई दे आर करेक्टली कपल्ड विद द पोटेंशियल्स। मतलब देखो, पार्टिकल का इंटरेक्शन तुम्हारा हो रहा था, तुमको वो वही तो बोल रहा है केजी इक्वेशन कि तुम्हारा पार्टिकल का इंटरेक्शन हो रहा था, तुमने ईएम फील्ड दे दिया। तो तुम्हारा जो इंटरेक्शन विद ईएम फील्ड था उसको वो करेक्टली कपल्ड कैसे करेगा, मतलब वो पोटेंशियल्स कैसे करेक्टली फिट हो गए उसके अंदर, वो समझना। और उसके रिगार्डिंग काम करने का वो तो बस भैया गॉस ट्रांसफॉर्मेशन, गॉस इन्वेरिएंस ही करवा सकता है। ठीक है, इसको वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट बना के लिख लो, क्योंकि ये वाले जो तुमको पॉइंट आएंगे यही तुमको यूज होंगे होंगे मैथमेटिकल डेरिवेशन के अंदर। ये इम्पोर्टेंट वाला पॉइंट है। ठीक है, देखो ये सब तुमको समझना था, लेकिन ये तुमको याद रखना होगा, क्योंकि इसको याद रखे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो यूज गॉस इनवेरिएंस, to use Gauss invariance, invariance in kg equation, we have to adjust, have to adjust it in such a way that while interacting with EM field, it could be correctly coupled with our scalar and वेक्टर पोटेंशियल हाई एंड। ठीक है, इसको अपने दिमाग में घुसा डालो, ये तुमको करेक्ट। तो देखो ये कैसे काम कर रहा है ना, तुम्हारा जो एनर्जी था ई, तुम्हारा जो एनर्जी था ई एंड मोमेंटम था पी, वो सब्स्टिट्यूट हो रहा है वैल्यू में। कौन सा वैल्यू में ना? ई सब्स्टिट्यूट है ई माइनस क्यू फाइव, तुम्हारा पी सब्स्टिट्यूट हो रहा है ई माइनस ई ए बाई सी, और कहीं कहीं तुमको क्यू ए बी लिखा गया होगा। तो तुमको गॉस इम्पीडेंस क्या शो कर रहा है, मतलब उसका फिजिकल मीनिंग क्या है, वो क्या फिजिक्स बोल रहा है? वो तीन चीजें बोल रहा है। कि पहली बात वो बोल रहा है कि तुम्हारा जो गॉस इन्वेरिएंस है वो कंसिस्टेंस होता है विथ रेस्पेक्ट टू ईएम थ्योरी। इट इज कंसिस्टेंसी शो कर रहा है विथ ईएम थ्योरी। दूसरी बात क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है इंडिपेंडेंस फ्रॉम पोटेंशियल, इंडिपेंडेंस फ्रॉम पोटेंशियल। वो बोल रहा, ये तो तुमने देखा ये थ्योरी में वो क्या होता है, कंसिस्टेंसी। पहले पॉइंट में पहला स्लाइड दूसरा स्लाइड जो मैंने बताया था, इंडिपेंडेंस में बोला ना कि हम पोटेंशियल को चेंज कर सकते हैं। फिर क्या बोला? सिमेट्री इन क्वांटम फील्ड, वो अभी भी देखा। फंडा, एफ यू एन डी ए एम ई एन टी ए एन, फंडामेंटल
सिमेट्री इन क्वांटम फील्ड ना, क्वांटम फील्ड में तुम्हारा फंडामेंटल सिमेट्री दिखा रहा है, ठीक है। ये तीन चीजें तुमको पूछेगा, ठीक है। फिर देखो, हमने समझ लिया कि हम गॉस ट्रांसफॉर्मेशन क्यों कर रहे हैं, ठीक है। अब समझेंगे कि उसके बिहाइंड का फिजिक्स क्या है, मतलब फिजिकल इंटरप्रिटेशन, physical interpretation of the Kg equation in E M E। वहीं से तो शुरुआत हुआ था, ठीक है। देखो, ये तुमको चार्ज एंड करंट डेंसिटी के बारे में बताएगा, ठीक है। चार चीजें बताएगा मेनली। देखो, ये तुमको बताएगा जितना मुझे मालूम है, चार्ज एंड करंट डेंसिटी के बारे में आइडिया देगा, ठीक है। दूसरा, तुमको रिलेटिविस्टिक डिस्क्रिप्शन देगा, रिलेटिविस्टिक डिस्क्रिप्शन देगा। फिर तुमको तो गॉस इनवेरियंस का मालूम है, गॉस गॉस इनवेरियंस देगा। फिर तुम्हारा क्या, पार्टिकल एंटी पार्टिकल एज यूजुअल, पार्टिकल एंटी पार्टिकल। देखो, इन सबको देखते हैं कैसे होता है, ठीक है। पहला जो मैंने बताया था, इन ईएम फील्ड, इन ईएम फील्ड लिखते चलो साथ साथ, ईएम फील्ड केजी इक्वेशन सोर्स। देखो, तुमको पूरा समझा दिया, इसमें कुछ ज्यादा ये चार पॉइंट में ज्यादा समझने का कुछ है नहीं। लिख के चलता हूँ, तुमको जहां उसको लगेगा कि समझाना चाहिए उसको मैं एक्सप्लेन कर लूंगा, ठीक है। सोर्स, चार्ज एंड करंट डेंसिटी, चार्ज एंड करंट डेंसिटी। फिर लिखो, द प्रोबेबिलिटी करंट, द प्रोबेबिलिटी करंट associated with the charged particle, with the charged particle moving in the EM field, moving in the EM field can be calculated from the wave function, from the wave function, allowing us to interpret the density and flow of charge, ठीक है। This is essential in field theory, in field theory for understanding how charged particles here gener how charged particles generated and respond to field, generated and respond to field। इसमें देखो, ये वाला जो पॉइंट है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या बोल रहा है, तो प्रोबेबिलिटी करंट जो कि एसोसिएट होगा किसके साथ, चार्ज पार्टिकल के साथ। क्योंकि देखो, तुमको प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी कहाँ से मिलेगा, चार्ज पार्टिकल से ही मिलेगा। और वो चार्ज पार्टिकल क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ मूव कर रहा होगा। तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसको एक वेव फंक्शन से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। जो कि हमको अलाउ करेगा टू इंटरप्रेट आवर डेंसिटी एंड आवर फ्लो ऑफ चार्जेस, ठीक है। फिर जो पॉइंट मैंने बोला था, the
relativistic description of charged particle, ठीक है। फिर हमको जो गॉस इन्फ्लुएंस था, ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है हाउ आवर पार्टिकल एंड फील्ड कपल इन ए राइट वे, दैट्स व्हाई दे कैन शो द सिमेट्री। गॉस इनवेरिएंस, गॉस इनवेरिएंस, गॉस इनवेरिएंस इन केजी इक्वेशन शोस, क्या शो कर रहा है कि हाउ मतलब कैसे फील्ड एंड पार्टिकल कॉपल करेंगे, पार्टिकल एंड कॉपल, दैट्स व्हाई दे कैन मेंटेन सिमेट्री, ठीक है। और क्या बोल रहा है, देख, जहां या तुम्हारा एनर्जी का सॉल्यूशन, रिलेटिविस्टिक एस्पेक्ट में तुमको दो टर्म मिलेंगे, पॉजिटिव सॉल्यूशन एंड नेगेटिव सॉल्यूशन। तो जो पॉजिटिव नेगेटिव सॉल्यूशन अगर आ ही गया है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ईएम फील्ड, अंडर influence of EM field, it shows the particle and anti-particle concept, and also shows the pair production, pair production concept। ये जो दोनों कॉन्सेप्ट को बताएगा, वो किस में बताएगा कि ईएम फील्ड के इन्फ्लुएंस में ये सब कैसे हो रहा है, इसके बारे में ये एक्सप्लेन करेगा। सो आज का वीडियो पूरा डिस्क्राइब था कि तुम ईएम फील्ड मतलब केजी इक्वेशन इन ईएम फील्ड को कैसे देखोगे। आपके बाद से तुमको इस तरीके से डील करना होगा, क्योंकि देखो तुम फॉर्मलिज्म तो कर लोगे, फॉर्मलिज्म तुमको ज्यादा आइडिया नहीं देगा, कि वो सिर्फ बता देगा फिजिकल एस्पेक्ट कैसा है, लेकिन तुमको समझने के लिए पहले ये सब चीजें तुमको समझनी पड़ेगी, ठीक है। तो आई होप कि तुमको ये सब समझ में आ गया होगा। तो आज का लेक्चर इतना ही। लेक्चर 8 में हम इसका पूरा का पूरा फॉर्मलिज्म डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक छोटा सा वीडियो आएगा, वहां पे लिमिटेशन देखेंगे, लिमिटेशन ऑफ केजी इक्वेशन देखेंगे। उसके बाद तुम्हारा लेक्चर 10 में हम स्टार्ट कर देंगे डायरेक्ट इक्वेशन, क्योंकि अब तक जितना तुम लोगों ने पढ़ा, तो तुम लोगों ने क्या देखा कि ये नहीं दे रहा है वो आगे समझाएगा, ये नहीं हो रहा है आगे समझाएगा, डिराक समझाएगा, स्पिन वो डिराक देगा, वो सब डिराक देगा, पार्टिकल एंटीपार्टिकल डिराक देगा, डिराक डिराक डिराक। तो लेक्चर 10 या 11 से हम डिराक ले आएंगे। इसके बाद एक छोटा सा अगर कंसेप्ट को छूट रहा होगा तो मैं बता दूंगा, या फिर लेक्चर 9 के बाद डायरेक्ट इक्वेशन हम स्टार्ट कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय फिजिक्स।